नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 16 जुलाई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि फ्रंट पेज से भी होगी, इकोनॉमी पेज से भी होगी और एक्सप्लेन पेज को भी हम डिस्कस करेंगे और साथ में वर्ल्ड पेज भी। एक कमेंट था कल जिसमें ये लिखा था कि सर टाइमिंग थोड़ा जल्दी कर सकते हो क्या। ये चीज़ मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अभी क्या ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है मैंने, तो उस केस में क्या होता है, पूरे दिन अब सुबह जैसे 8 बजे का एडिटोरियल वीडियो डालने के बाद में फिर पूरे दिन ऑक्यूपाइड रहता हूँ, राइट। अब सुबह 4:30 बजे उठने के बाद में फिर थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है, तो 1-1.5 घंटा मुझे रेस्ट भी करना होता है, ब्रेक लेना होता है। फिर उठ के फिर ये न्यूज़ है वो सेक्शन मुझे पढ़ना होता है, पूरा पढ़ने में टाइम लगता है। आपको समझाने के लिए एक स्ट्रेटजी तैयार करनी होती है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो ऐसे में मैं शाम को 8 बजे से पहले करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वजह कि चलो ठीक है, कई बार मैं लगभग 5 बजे तक रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ वीडियो को, पर फिर इशू आता है कुछ स्टूडेंट्स को, उनको कि जो अपना एक टाइम टेबल बना के रखते हैं कि सर मतलब अपने प्लान में उनको फिर चेंजेस लाने पड़ते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शन का रीज़न बन जाएगा। और एक उस कमेंट में ये भी था कि सर व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो व्यूज़ का कोई इशू नहीं है। व्यूज़ तो देखो, जिसको मेरा पढ़ाने का तरीका या फिर इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ जिसको पढ़नी है वो डेफिनेटली मैनेज कर लेगा, ठीक है। वैसे एक स्टूडेंट है, उन्होंने पहले भी सजेस्ट किया था, ठीक है। तो उनका ही शायद रेणु राठौड़ ऐसे समथिंग है उनका नाम, ठीक है। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि आप एक दिन डिले से पढ़ सकते हो। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि सुबह का और शाम का वीडियो आपको सेम टाइम पे, आप जब भी पूरे न्यूज़पेपर को कवर करना चाहते हो वो भी आपके ऊपर है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। तो ये सारी सिंपल चीज़ें हैं, आपके हाथ में है। थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना होगा। और देखो टाइम जैसे जैसे बीतेगा उस हिसाब से फिर मैं ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाऊँगा, ठीक है। कि अभी ऑफलाइन क्लासेस को कॉम्प्रोमाइज़ करना उन स्टूडेंट्स के साथ में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, तो टाइम थोड़ा मैनेज करना होता है। आप प्लीज़ कोऑपरेट करिए, ठीक है। और 8 बजे तक तो मैं एनी हाउ, सुबह 8 शाम को 8, ये मैंने राउंड फिगर फिक्स कर लिया है दिमाग से। और पहले 8:30 का रखता था शाम वाला, तो पर मैंने सोचा वो ज़्यादा ही डिले हो जाता है, ठीक है। तो दोनों टाइम 8-8, दैट्स इट, ओके। तो चलिए देखते हैं हमारा जो डिस्कशन है उसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन से डिस्कस करने वाले हैं। देखो सेडिशन से रिलेटेड एक कानून, सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी, उससे रिलेटेड न्यूज़ है। एक तो इसको देखेंगे। दूसरा, इंडिया चाइना रिलेशनशिप में अभी स्टेटमेंट आया है चाइनीज़ काउंटर पार्ट ऑफ फॉरेन अफेयर, मतलब चाइनीज़ फॉरेन अफेयर्स वेंग यी। उन्होंने क्या बोला, कल हमारे एक्सटर्नल अफेयर ने जो बोला उसके जवाब में इन्होंने कुछ बातें बोली है। इसके अलावा एक यहाँ पर राजपूत हैड टू रिट्रीट, इसमें एक प्लेक मिला है, ठीक है। प्लेक बोलते हैं, हाँ प्लेक बोलेंगे, राइट। ये मिला है राज संबंध में एक लेख है, ठीक है। वहाँ पर मुद्दा क्या है जानेंगे कि राजपूत को पीछे हटने की नौबत क्यों आई, या फिर ये बात सही थी कि गलत थी, ऐसा कुछ जानेंगे कॉन्टेक्स्ट को। इसके अलावा फ्रंट पेज पे कुछ काम का नहीं है, आगे देखते हैं। एक न्यूज़ यहाँ से देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो एसटी की लिस्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट है, उसको चेंज किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की कुछ और ट्राइब्स को ऐड किया गया है। तो ट्राइब्स के नाम देखेंगे और इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज की एक बार समरी लेंगे, ज़्यादा कुछ इतना है नहीं, बस एक ये है कि चाइना पाकिस्तान वाला ये जो मुद्दा है यहाँ पर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें कल देखा था हमने एक न्यूज़ कि चाइना के लगभग 9 इंजीनियर्स की डेथ हो गई, ठीक है। तो उसमें चाइना तो बोलता है टेरर अटैक है, और पाकिस्तान इस चीज़ को कवर अप करने के लिए बोल रहा है कि ये कोई गैस लीकेज था, उसकी वजह से ब्लास्ट हो गया। तो कुछ चीज़ें हैं बेसिक्स वाली, वो जानेंगे और बाकी समरी भी लेंगे इस पेज की हम। इकोनॉमी पेज पे हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर है प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड। ज़्यादा कुछ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार थोड़ा सा आइडिया लेना ज़रूरी है। इधर कॉम्पनसेशन स्कीम से रिलेटेड है। जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद में अभी लगभग 75,000 करोड़ रुपए का इंस्टॉलमेंट रिलीज़ कर दिया गया है स्टेट्स को। साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स हैं उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड ये आर्टिकल है। आरबीआई के जो हमारे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिए गए हैं, और आरबीआई की रिपोर्ट ने ये कहा है कि आने वाले कुछ महीनों तक महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ी रहेगी, ओके। बाकी तो देखो, और तो यूएस रेगुलेटर ने अमेजोन के अगेंस्ट में केस किया है कि अमेजोन पे हैजार्डस प्रोडक्ट्स फ्रीली बिक रहे हैं, तो इसको बंद करो, ठीक है। फिर देखो एक्सप्लेन पेज है। एक्सप्लेन पेज पे 2 और 3 आर्टिकल्स हैं, जिनमें 2 आर्टिकल्स हम डिटेल में देखने वाले हैं। एक तो अफगानिस्तान में इंडिया का इन्वेस्टमेंट क्या है, इतने आर्टिकल्स देख लिए। इंडिया का 4 बिलियन 3 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, वो बिगड़ जाएगा, वैसे है क्या, जाने तो सही, देखेंगे डिटेल।
यूवीसी टेक्नोलॉजी की हमने बात की थी कल परसों, एक न्यूज़ थी एक छोटी सी, उसी को डिटेल में बताया जा रहा है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे इसको। बाकी तो देखो, इन्वेस्टमेंट के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि हाँ जी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अब एक इंडिविजुअल भी इन्वेस्ट कर सकता है, तो उसके लिए आरबीआई के द्वारा अभी एक नई स्कीम शुरू की गई है, ठीक है, जिसको रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट ओपन करके करने की बात की गई है, आरडीजी अकाउंट, ठीक है। तो उसके लिए संबंधित है, ज़्यादा कुछ मुझे लगा नहीं, बस केवल एक चीज़ें हैं कि आरबीआई ने स्कीम को कैसे इंप्लीमेंट करने की बात की है, तो ऐसे में कुछ चीज़ें हैं उनको चेंज करवाने की बात की है, आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बड़ी माइक्रो लेवल की चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप एक बार देख सकते हो इसको, हम डिस्कस नहीं करेंगे। स्पोर्ट्स पेज पे एक बार नज़र डाल लेंगे, अब देखते हैं डिटेल में न्यूज़ को सारी को। देखो, फर्स्ट न्यूज़ है कि सेडिशन लॉ कॉलोनियल पीरियड का है, क्या इसकी हमें अभी भी ज़रूरत है? मिसयूज़ के बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई है। देखो, रिटायर्ड मेजर जनरल सूरी ने आईपीसी सेक्शन 124A, जिसको हम सेडिशन वाला सेक्शन बोलते हैं, उसको चैलेंज किया है कि अब इसको स्ट्राइक डाउन कर दो, ये कॉलोनियल लॉ है, इसका बिल्कुल गलत यूज़ किया जाता है। ब्रिटिशर्स ने जब इंडिपेंडेंस का हमारे यहाँ पर मूवमेंट चल रहा था, फ्रीडम मूवमेंट, उस मूवमेंट में हमारे लीडर्स जैसे कि महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, इनकी आवाज़ें बंद करने के लिए सेक्शन 124A का यूज़ किया था, जो कि बहुत ही गलत है। और ये कानून बना हुआ कहाँ का है? बोल फॉरेनर्स, मतलब ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बना था। तो आप इसको करेक्ट करो, ठीक है। 75 साल हो गए आज हमें इंडिपेंडेंट हुए, क्या इसकी अभी भी ज़रूरत है? इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जाते रहे हैं। लगे हाथ आईटी रूल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो सेक्शन 66A है, उसका भी आपको पता ही है कि स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2015 में। उसके बावजूद अभी भी उसके बेसिस पे 445 केसेस तक चल रहे हैं। सुबह हमने एडिटोरियल में डेटा देखा था। तो बोले इंडिया में ये बहुत ज़्यादा एम्बिगिटीज़ है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ एकदम प्रॉपर वे में नहीं होती है। तो एक ये चीज़ भी आ रही है कि किसी भी सेक्शन को स्ट्राइक डाउन करने के बावजूद उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। स्टेट लगातार अपनी तरफ से दादागिरी लगाया जा रहा है। स्टेट का मतलब होगी सरकारें अपने हाथ में पावर को कन्फाइन करती चली जा रही हैं। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ बोली भी थी कि सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड को हमें एक बार रिव्यू तो करना पड़ेगा, कम से कम मीडिया चैनल्स के लिए। नहीं तो क्या है, मीडिया के लोग अगर कोई भी बात को ओपन अप करते हैं तो उसको सेडिशियस चार्जेस में ला करके फिर उनके अगेंस्ट में कार्रवाई करनी शुरू कर दी जाती है। तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कैसे आप बंद कर सकते हो? फिर जो लोग इसको फेवर करते हैं ना, आईपीसी की इस 124A सेक्शन को, तो उन लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में केदारनाथ सिंह केस में बोला था, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत ज़्यादा बेटर कंडीशन थी और कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड किया था। तो बोला वो टाइम बीत चुका है, केदारनाथ के जो वर्डिक्ट थे, केदारनाथ सिंह का जो केस था उसमें वर्डिक्ट जो आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसको एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है। जैसे कि नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, जोसेफ शाइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये ऐसे केसेस हैं जहां पर प्रिजम्पशन, दैट मीन्स कि पहले से चलती आ रही परिस्थितियों को आपने रिव्यू किया और चेंज किया। तो यहां पर हमें जरूरत है केदारनाथ को भी, केदारनाथ सिंह का जो केस है इसको भी रिविजिट किया जाए, ठीक है। आप देखोगे कि एक सुप्रीम कोर्ट का केस ही है, ठीक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक केस था जिसका नाम था सुपरिटेंडेंट सेंट्रल प्रिजन वर्सेस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। उस स्टेटमेंट में बोला था कि आप आईपीसी के बेसिस पे सेडिशियस चार्जेस अगर अप्लाई कर रहे हो तो एक तो ये तो देखो ना कि लॉ एंड ऑर्डर में अगर आप कोई एग्रीवेटेड डिस्टर्बेंस अगर आ रही है कि कोई जानबूझ करके वहां पर परेशानी क्रिएट कर रहा है तो आप सेडिशियस चार्जेस लगाओ। अगर किसी का डायरेक्ट या फिर प्रॉक्सिमेट कनेक्शन है और वहां पर वायलेंस या पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है तो आप सेडिशन चार्जेस लगाओ। कोई एक बंदा इनोसेंट वे में अपने काम को, कंडक्ट को इंप्लीमेंट करना जा रहा है, उसके खिलाफ अगर आप कार्रवाई कर दोगे तो वो देखो चिंता की बात है, इस चीज को करेक्ट करने की जरूरत है। इसी लगे हाथ आप देखो कि फार्मर्स के प्रोटेस्ट को लेकर के भी अभी एक एफआईआर लॉन्च की गई है जिसमें सेक्शन 124A सेडिशन चार्जेस लगा करके फार्मर्स को भी जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। इसमें देखो सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी सेडिशियस चार्जेस की आपने राष्ट्रद्रोह किया है, 307 का मतलब हो गया अटेम्प्ट टू मर्डर, 120B का हो गया कॉन्स्पिरेसी। तो ऐसे में इन तीनों सेक्शंस के बेसिस पे सजा दी जा रही है फार्मर्स को। तो ये चीजें क्या होती है, बार बार सवाल उठा रही हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को रिव्यू किया जाए, हटाना हो तो हटा दिया जाए, एक बार इसका रिवीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे चलते हैं। चाइना ने फिर से देखो दोगली बातें करनी शुरू कर दी हैं।
बोला हम म्यूचुअली एक्सेप्टेबल चीज़ों के लिए तैयार हैं और इमरजेंसी इश्यूज को टैकल आउट करने के लिए रेडी हैं। ये बात कही है चाइना के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है वेंग यी, उन्होंने ये बात बोली है। देखो कल का स्टेटमेंट तो हमने देख लिया था, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की आउटलाइंस पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और चाइना के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की मीटिंग हुई और हमारे जो एस जयशंकर जी उन्होंने सीधा बोल दिया था कि चाइना यूनिलैटरली कोई भी स्टेटस को अगर चेंज करने की कोशिश करता है तो वो एक नेगेटिव मैनर में हमारे बायलैटरल रिलेशंस को इम्पैक्ट करता है। तो उसी का जवाब देते हुए चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए रेडी हैं, कंसल्टेशन कंटिन्यू करेंगे। पर इंडिया का बार बार एक ही चीज़ कहनी है, वो ये कि अगर जब तक चाइना बॉर्डर इश्यूज़ को सॉर्ट आउट नहीं करता है तो कैसे एक सोल्यूशन, कंड्यूसिव सोल्यूशन पे हम पहुंच पाएंगे। तो इंडिया चाइना रिलेशन को अगर स्ट्रेटेजिकली देखें तो चाइना भी इस चीज़ को समझता है कि आज अगर चाइना को कंटेन करने के लिए बड़े बड़े अगर दावे यूएसए कर रहा है तो उसमें इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे वहाँ पर पार्टिसिपेशन इंश्योर कर रहा है। तो ऐसे में चाइना बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इंडिया खुले में चाइना के अगेंस्ट में खड़ा हो जाए। ठीक है, वो बात ठीक है कि डिस्प्यूट्स को वो ख़त्म करना चाहता तो अब तक तो कब का ही ख़त्म हो जाता, पर सिचुएशन की कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए चाइना अपनी तरफ से इंडिया को पैसिफाई भी करना चाह रहा है। वैसे हमें पता है ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशांबे में अभी एससीओ की जो मीटिंग हुई है, एससीओ के बारे में आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो प्लीज़ पढ़ लेना, ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। अब आप देखो चाइना की दोगली बातें, जो पंचशील एग्रीमेंट था जवाहरलाल नेहरू और माओ जेडुंग के बीच में कि चाइना और इंडिया म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की सॉवरेनिटी को और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को। भाई टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को अगर आप करते तो आपने अभी तक मैप्स क्यों एक्सचेंज नहीं किए, क्यों यूनिलैटरली आप लद्दाख में कभी सिक्किम में अपनी दादागिरी दिखाते हो। दूसरा, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन की एक दूसरे की टेरिटरी में कोई हम वो नहीं दिखाएंगे दादागिरी, मतलब एक तरीके से वेपनरी का यूज़ करके एग्रेशन नहीं दिखाएंगे। नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, आंतरिक मामलों के अंदर कोई राजनीति नहीं खेली जाएगी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाएगी। तो ये पंचशील वाले मुद्दों को एक बार फिर से बोला गया है वहाँ पर वही चीज़ें चाइना विश्वास करने लायक कंट्री रहा नहीं है ना, ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। और चाइना और इंडिया दोनों बोले एक दूसरे के लिए कोई थ्रेट नहीं क्रिएट करते हैं, एक दूसरे के लिए डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटी है, साथ में मिलकर के एशियन सेंचुरी को इंश्योर कर सकते हैं। आपको पता ही है कि ईस्टर्न लद्दाख में गलवान वैली इंसिडेंट क्या हुआ था। वो चलो ठीक है कि पेंगोंग वाले रीजन से तो डिसएंगेजमेंट हो गया, बाकी अभी भी बचे हुए कुछ ऐसे हॉट पॉइंट्स हैं, वहाँ से अभी भी स्टैंड ऑफ ख़त्म नहीं हो पा रहा है चाइना और इंडिया की मिलिट्री के बीच में। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स ऐसी निकल के आ रही है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अक्रॉस, अगर सिक्किम वाले रीजन में देखो तो नाकुला वहाँ पर एक दर्रा है, पास है, ठीक है, वहाँ पर बॉर्डर के अक्रॉस वहाँ पर परमानेंट स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहा है चाइना। तो वो किस बेसिस के लिए है, वो भी एक डाउट क्रिएट कर रही है। 2017 में आपको पता है डोकला में एपिसोड हुआ था, चाइना ने अपनी वहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया था। तो भूटान ने फिर रेड फ्लैग रेज किया था कि भाई ये चीज़ गलत कर रहे हो आप यहाँ पे। और इंडिया और भूटान की फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई है, तो भूटान की जो मिलिट्री प्रोटेक्शन है, डिफेंस वाली प्रोटेक्शन है, वो इंडिया के ऊपर है उस एग्रीमेंट के तहत। तो इंडिया फिर बाद में पूरा कॉन्फ्रंटेशन में आई गया था 2017 में। बातें तो की जाती है कि हाँ हम फुल रिस्टोरेशन ऑफ द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी चाहते हैं ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में, बट वही चीज़ है कितना क्या विश्वास किया जाए, दोगलीपंथी बातें हैं। खैर बातें तो हुई एटलीस्ट, नहीं दोनों कंट्रीज़ के बीच में बातचीत ही रुकी हुई है पिछले ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया आप देख सकते हो, मार्च अप्रैल 2020 से अब तक का बहुत लंबा टाइम हो गया। आगे चलते हैं। ये देखो एक प्रस्तर शिला मिली है, ठीक है, पत्थर की शिला मिली है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि राजपूत हैड टू रिट्रीट। ये मिला है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जब फैक्ट फाइंडिंग्स की गई। कहाँ पर? रक्ता तलाई, ये राजसंबंध में तलाई का मतलब हो गया छोटा तालाब, ठीक है, वहाँ पर ये एक तरीके की इंस्क्रिप्शन मिली है। अब इंस्क्रिप्शन तो क्या है, हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, दैट मीन्स वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने या फिर कभी किसी एंटिटी किसी बॉडी ने वहाँ पर लिख दिया होगा कि हाँ जी यहाँ पर ये पर्टिकुलर तलाई जो है ये किस लिए फेमस है, वहाँ पर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि है, ठीक है। तो उस रीजन में ये इस तरीके का ये प्लेग जो मिला है इसको फिर बाद में हटाया जा रहा है। क्यों? इसमें क्या लिखा हुआ है, राजपूत हैड टू रिट्रीट। अकबर के साथ में जब बैटल चल रहा था तो राजपूतों को पीछे हटना पड़ा क्योंकि अकबर ने ज़बरदस्त अटैक किया था। तो फैक्ट फाइंडिंग्स के बेसिस पे देखा जाए ना तो ये बात है झूठी, क्योंकि अकबर ने लगातार लड़ाई की थी और राजपूत बिल्कुल भी रिट्रीट नहीं करके गए थे, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये हिस्टोरिकली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप अगर कहीं पर डिस्प्ले करते हो तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि आज तक हमने हिस्टोरिकली चाहे कितनी देखो आप, हमने पढ़ी है हिस्ट्री,
चाहे सरकारें कोई सी भी रही हो, कभी कांग्रेस की रही है तो कभी बीजेपी की रही है, पर ये चीज़ें कभी नहीं चेंज हुई है। तो ऐसे में एक तो आपको क्या करना है, हल्दीघाटी बैटल के बारे में अच्छे से पढ़ना आपको, ठीक है। हल्दीघाटी बैटल से रिलेटेड ही है, क्योंकि 1576 में ये बैटल लड़ा गया था, ठीक है, और ये राजस्थान के राज संबंध वाले रीजन में लोकेटेड है। तो थोड़ा सा आप अकबर महाराणा प्रताप रिलेशन के बारे में जो हिस्ट्री में पढ़ते हो उसको रिवाइज कर लेना, हल्दीघाटी बैटल के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया है अपने आप में। फिर देखो आ जाती है बात जो पेमा खांडू करके चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को थैंक्स कहा है कि आपने एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नेम्स को मॉडिफाई किया है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब में अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन सी ट्राइब्स आती हैं, उनकी अगर लिस्ट देखें तो क्वेश्चन क्या बन जाता है कि रिसेंटली ये ट्राइब्स न्यूज़ में थी, कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है। तो उन ट्राइब्स के नाम हमें एक बार देखने हैं। देखो, मोपा, इस तरीके से सजोलांग जिनको मिजी भी बोला जाता है, सरतांग, ताई कामती, मिसमी कमान, ये मिजू मिसमी भी बोला जाता है, इदू, इनको मिसमी बोला जाता है, मिसमी मेरा मेरी अबोर ढफला, ये आपको पता ही है, वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ट्राइब्स के नाम से वहाँ पर हिल्स हैं ये, ठीक है। तारोन जो कि दिगरू मिसमी बोला जाता है, इसके अलावा मिसमी, इदू, तारोन, नोक्ते, तांगशे, ठीक है, तुत्सा, वांचू, ये और नागा ट्राइब्स भी वहाँ पर रहती है। तो ये इन ट्राइब्स में से कोई भी कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली ये न्यूज़ में थी। तो मिस में मेरी अबोर डपला, ये तो आप याद रख ही लेना, ठीक है। और एक इनकी सीक्वेंस भी आप ज़रूर ध्यान रखोगे कि किस तरीके से लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। ओके, चलो मैप देख ही लेते हैं इसका एक। ये देखो आपके सामने स्क्रीन पर है मैप, यहाँ पर आप देख सकते हो डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ठीक है। आप जा रहे हो वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट आओगे तो मिसमी, अबोर, मिरी, डफला, ये इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, ये आप ध्यान ही रखोगे। अब यहाँ पर ये लगे हाथ ये आ गई है ना, तो अब आप बाकियों को मत छोड़ो प्लीज़, ठीक है। जैसे पटकाई बम, ये आ गई हिल्स अरुणाचल और नागालैंड की बॉर्डर पे, ठीक है। नागालैंड में नागा हिल्स आ गई। इसी तरीके से बरेल रेंज कहाँ पर है, ये असम वाले रीजन में लोकेटेड है, राइट। इसी तरीके से गारो खासी जैंतिया, गारो ये रही, खासी ये रही, जैंतिया ये रही, ये मेघालय में आ जाती है। मिकिरे हिल्स ये असम में आ जाती है। तो ये हिल्स वाला पोर्शन हमारा नॉर्थ ईस्ट का कवर हो गया, दैट्स वेरी गुड। और क्या चाहिए अपने को, इसी तरीके से पढ़ाई करनी है, आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं वर्ल्ड पेज पे। WHO चीफ ने ये कहा है कि चाइना को देखो रॉ डेटा अवेलेबल कराना चाहिए, जिससे कि इस पैंडेमिक के ओरिजिन से संबंधित जो भी कयास लगाए जा रहे हैं, जो भी थ्योरीज दी जा रही है, जिन थ्योरीज में से एक तो आपको पता ही है लेबोरेटरी वाली बताई जाती है, और दूसरी थ्योरी बताई जा रही है कि एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ, उसके चलते ये प्रॉब्लम हुई है। तो देखो WHO की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट देना ये पहली बार हो रहा है जब से ये पेंडेमिक आउटब्रेक हुआ है। नहीं तो चाइना ने जो बोला है वो चीज़ WHO ने बिल्कुल एक पपेट की तरह बोल दी है ना। अब इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, ये मेरा खुद का मैं आइडिया बता रहा हूँ, शायद वही है कि जैसे ही जो बाइडेन ने ज्वाइन किया है प्रेसिडेंटशिप को, तो उन्होंने WHO को जो डोनाल्ड ट्रंप ने फंडिंग बंद की थी ना, उस फंडिंग को रिवाइवल दे दिया। तो ऐसे में अब क्या है, WHO अब चाइना की केवल और केवल एक वो है ना कि केवल कठपुतली नहीं रह गया है। तो सवाल किया जा रहा है, टाइम बताएगा होगा क्या। यूरोपियन कोर्ट ने जो भी हेड स्कार्फ लगा करके जो भी लड़कियां अगर बैठती हैं जॉब को लेकर, ठीक है, तो उनको वहां से अगर जॉब से फायर किया जाए तो वो गलत नहीं है। ये यूरोपियन कोर्ट ने इस बात को अपहेल्ड किया है कि आपको जो आप बुर्का पहनते हो या फिर सिर को कवर करके बैठते हो, तो वो हटा करके फिर आपको जॉब पे बैठना पड़ेगा, ये यूरोपियन यूनियन ने बोला है। और तो बाकी यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा काम का आर्टिकल है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये ट्रेसेस ऑफ एक्सप्लोजिव फाउंड पाक ऑन बस ब्लास्ट, ये तो हमने देख ही लिया था कि कल टेरर अटैक की बात की जा रही है, एक बस जा रही थी, ठीक है, खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान की प्रोविंस है। तो इसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि शुरुआत तो देखो 2015 में हो गई थी, इसकी $60 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। उसी का एक पार्ट था कि वहाँ पर एक डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा था और वहाँ पर चाइनीज़ इंजीनियर भी काम कर रहे थे। तो ऐसे में वो जिस बस में जा रहे थे उस बस पे बॉम्ब अटैक होता है। अब पाकिस्तान तो ये कहता है ये केवल गैस लीक ट्रेजेडी है, जबकि चाइना ये कह रहा है कि ये टेरर अटैक है। तो ऐसे में अब पाकिस्तान क्या बोलता है, स्टेटमेंट बड़े देख के मेरे को बड़ी खुशी हुई और बड़ा अजीब भी लगा कि क्या मतलब हो जाता है एक इंसान के साथ में या एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के साथ में कि टेररिज्म को हम बोले इस मैनेस को हम साथ में मिलकर लड़ेंगे। अरे भाई ये तूने बढ़ाया क्यों था, जो इतनी नौबत ही नहीं आती टेररिज्म की।
खैर कोई बात नहीं, फिलहाल हमारा पॉइंट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। $60 बिलियन का ये पूरा काम है, और इसमें आप देख ही रहे हो ये चाइना पाकिस्तान के बीच में एक थोड़ा सा डाउट वाली चीज़ आ गई। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आप चलो ये टॉपिक भी आ गया, तो इसका भी मैप देख ही लेते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का। अब ये देखो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आपके सामने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कजाकिस्तान, यहाँ की कैपिटल है अस्ताना, ठीक है। इधर आप देख सकते हो किर्गिज़स्तान, इसकी कैपिटल है बिश्केक, यहाँ पे इस वाले कंट्री की बात कर रहे हैं। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर उज़्बेकिस्तान, वहाँ की कैपिटल है ताशकंद, ठीक है। ऐसे ही तजिकिस्तान जहाँ की कैपिटल है दुशांबे, और दुशांबे में आपको पता है अभी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, अभी जिस लेटेस्ट मीटिंग में अभी ये कंटेक्स्ट आया है वो यहाँ पर ही हुई है। तो ये आप देख सकते हो, नॉर्थ टू साउथ चलोगे तो अस्ताना, देन बिश्केक, देन ताशकंद एंड देन दुशांबे। सिमिलरली आप ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट आओगे तो इतना ज़्यादा चांसेस नहीं बनता, क्योंकि ये थोड़ा मार्जिनली चेंजेस है, पर फिर भी दुशांबे वेस्ट में है, फिर उसके बाद में ताशकंद आता है, फिर उसके बाद अस्ताना आ गया, फिर उसके बाद में बिश्केक आ गया। खैर नॉर्थ से साउथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, अस्ताना, बिश्केक, ताशकंद एंड दुशांबे, ये आप ध्यान रखेंगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर एक कंट्री और बच रहा है तुर्कमेनिस्तान, ये यहाँ का स्विट्जरलैंड कंसिडर किया जाता है, सेंट्रल एशिया का स्विट्जरलैंड, क्योंकि ये कभी पार्टिसिपेट नहीं करता, बिल्कुल एकदम बैलेंस्ड मैनर में, एकदम ओपन कि हाँ जी जो भी सही काम होगा उसके साथ में हम पार्टिसिपेशन करेंगे, ना किसी ग्रुपिंग में आगे बढ़ेंगे ना कुछ और। उलान बाटर ये कैपिटल है मंगोलिया की, चाइना की कैपिटल बीजिंग आपको पता ही है यहाँ पर, ठीक है। ईरान की कैपिटल तेहरान यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, बिल्कुल नॉर्थ में कश्मीर के पास में, और इंडिया की कैपिटल दिल्ली आपको पता ही है, ओके। इधर देख सकते हो बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इकोनॉमी पेज से, जिसमें देखो चीज़ें तो नॉर्मल बताई जा रही है कि यहाँ पे आप देखो कि व्हाट्सएप ने 20 लाख अकाउंट्स को बैन किया है क्योंकि मैसेजिंग, बल्क मैसेजिंग फीचर्स का उन्होंने मिसयूज़ किया है। खैर ये तो ट्रांसपेरेंसी वाली रिपोर्ट है। पॉइंट यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कि प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है जनरल इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। तो वो प्राइवेटाइज जो किया जा रहा है उसमें आप देखो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट ऑफ 1972 को अमेंड करेगी। इससे क्या हो जाएगा कि नेशनलाइजेशन का मतलब हो गया था सरकारी पकड़, सरकारी कंपनी बना दिया गया था। अब क्या किया जाएगा, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को क्या किया जाएगा, प्राइवेटाइज। तो ऐसे में अमेंडमेंट लाना जरूरी है। पहली चीज़, बजट में आपको पता ही है कि जो एफडीआई है इंश्योरेंस सेक्टर में उसको 49 से बढ़ा करके 74% तक इंक्रीज कर दिया था। इसके अलावा आप देख सकते हो जनरल इंश्योरेंस के अंदर कौन कौन सी कंपनी, देखो कंपनीज का अभी तक नाम रिलीज नहीं किया है, बस जो डाउट है वो लग रहा है ऐसा कि या तो नेशनल इंडिया अश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ठीक है, यूआईआई, ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, या फिर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी या ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, इन चारों के ऊपर एक थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि हाँ इनमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट करके और इनका प्राइवेटाइजेशन कर सकती है। पर प्राइवेटाइजेशन के लिए पहले इस एक्ट में चेंज लाने पड़ेंगे, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख सकते हो कि जो जीएसटी के तहत कॉम्पनसेशन स्कीम स्टार्ट की गई थी कि स्टेट्स अपने लगभग 70% रेवेन्यू का जो शेयर था वो किसको हैंडओवर कर रहे थे, जीएसटी के तहत। तो बोला उसके तहत हमने लगभग 75,000 करोड़ रुपए का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इस फाइनेंशियल ईयर का रिलीज़ कर दिया 2020-21 का, जीएसटी में जो भी शॉर्टेज पड़ी है स्टेट्स को। तो ये अपने आप में जितनी शॉर्टेज थी ना 2020-21 में, उसका लगभग 50% तक कॉम्पनसेट किया जा चुका है। ये चीज़ बताई जा रही है, क्योंकि हमने बहुत सारे एडिटोरियल आइडियाज़ ये पढ़े हैं जिनमें एक ही चीज़ बोली जा रही थी कि भाई आप यहाँ पर जो स्टेट्स के साथ में आपने कमिटमेंट दिया था वो पूरा क्यों नहीं करते। तो ये कमिटमेंट के लिए एक आर्ग्यूमेंट था हमारे पास में कि 75,000 करोड़ रुपए सिंगल इंस्टॉलमेंट के तौर पे रिलीज़ किए गए हैं। फिर देखो नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है, दैट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। हमारे यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है आर के सिंह, उन्होंने ये बोला है कि अगर आपको वाकई में यहाँ पर काम करना है इंडिया में
अगर जो सोलर मॉड्यूल्स हैं उनको सेल आउट करना चाहते हो तो आप बाहर से इंपोर्ट करके नहीं, यहाँ पर लोकली मैन्युफैक्चर करो, ये बात इन्होंने बताई है। इन्फ्लेशन की बात ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं। अब चलते हैं आगे हमारा जो एक्सप्लेन्ड पेज है उसकी डिटेल्स पे। ओके, चलिए एक्सप्लेन पेज पे आ जाती है। देखो अफगानिस्तान में इंडिया का क्या क्या इन्वेस्टमेंट है वो जानना। तो इसमें देखो लगभग $3 बिलियन का इंडिया ने पिछले 20 सालों में इन्वेस्टमेंट किया है और अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। अब तालिबान जैसे जैसे जीतता चला जा रहा है तो इंडिया के लिए बड़ी मुश्किलें होती चली जा रही है, क्योंकि तालिबान लगातार अपनी पकड़ बनाए जा रहा है। तो देखो बुरी परिस्थिति तो ये हो सकती है कि इंडिया शायद अपने डिप्लोमेटिक जो एंगेजमेंट है ना उसको भी खो दे। बाकी तो इंडिया के हाथ से बहुत कुछ निकलता चला जा रहा है। ये इमेज देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। सलमा डैम है ये हेरात में, इंडिया अफगान फ्रेंडशिप डैम भी इसको बोला जाता है, ठीक है। सलमा डैम है। इसके अलावा अफगानिस्तान में ही एक गार्डलैंड रोड भी चलती है जिसको रिंग रोड भी बोलते हैं, जिसमें आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हेरात, कंधार, गजनी, काबुल, मजार शरीफ, इनको कनेक्ट करती है ये रोड, ठीक है। अब ये सलमा डैम जो है वो इंडिया का ही कोलैबोरेशन से हुआ है। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हेरात प्रोविंस में आ जाता है। इसके अलावा आपको पता ही है कि पाकिस्तान इंडिया से अफ़गानिस्तान का ट्रेड इंडिया से हो उसको रोकने के लिए पाकिस्तान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की हैं, जिसमें अपनी जो यहाँ लैंड रूट था उसको बिल्कुल बंद कर रखा है या फिर बिल्कुल अलाउ ही नहीं करते। तो ऐसे में इंडिया ने क्या किया, यहाँ पर ईरान में चाबार पोर्ट डेवलप किया और उस चाबार पोर्ट से लेकर के यहाँ तक रेलवे लाइन लिंक कनेक्ट हुआ और फिर यहाँ से जरान से दिलाराम तक हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन किया गया, वो भी इंडिया का ही प्रोजेक्ट था। तो ऐसे में इंडिया ने आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डेवलपमेंट किया है अफ़गानिस्तान के साथ में, अपनी एंगेजमेंट को कंटिन्यू किया जाए। और अफ़गानिस्तान क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि सार्क कंट्रीज़ की बात करें ना, साउथ एशियन जो रीजनल ग्रुप है उसमें अफ़गानिस्तान के ही केवल लोग हैं जो इंडिया के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, अफेक्शन रखते हैं इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया ने उन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और इंडिया ने हमेशा से वहाँ के लोगों की वेलफेयर इंश्योर करने की कोशिश की है। अब क्या है, यूएस और नेटो की फोर्सेस बाहर निकल रही है, तो ऐसे में इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए बड़ी चिंता है। और इंडिया की खुद की प्रेजेंस, जो चाहे अब इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से दो बायलैटरल रिलेशंस की बात करो या फिर दूसरी तरफ इंडिया की जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है उसकी बात करो, खैर बायलैटरल डिप्लोमेटिक एक ही चीज़ हो गई। आगे देखो 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान का रूल रहता है। उस टाइम पर इंडिया में भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर जब 9/11 अटैक कर दिया जाता है ओसामा बिन लादेन लेड अलकायदा के द्वारा, तो उसमें फिर अब अमेरिकन फोर्सेस ने, नेटो ने इन्वेड किया था, ठीक है। पर उस केस में आप देखो कि तालिबान का जो रिजीम जो निकल के आया था ना, उसके पीछे सपोर्ट किसका था, पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब। इन्होंने लगातार अपने टाइज़ रखे थे। हाँ, इंडिया ने अपने टाइज़ दूर रख लिए थे क्योंकि इंडिया उस टाइम पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था और आज भी हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो यूएसए के इन्वेजन के बाद में थोड़ा प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला वहाँ पर क्रिएट होता है और उसके तहत हमने पिछले 20 सालों में वहाँ पर $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर 5 साल की बात करें ना, तो तालिबान का रूल बिल्कुल आप देखो कि नियरली मेडिवल पीरियड के टाइम का जो रूल हुआ करता था ना, ठीक है, उस तरीके के, मतलब जो आप मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पे जो रूल रेगुलेशन पढ़ते हैं ना, उस तरीके के रूल रेगुलेशन ये लोग अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे। फिर 1996 से 5 साल तो इन्होंने रूल किया ही। अब इन तालिबान को तैयार करने के लिए किसने काम किया था? पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर मुजाहिदीन तैयार किए थे, मिलिटेंट्स तैयार किए थे, जिससे कि वो रेड आर्मी को भगा सके वहाँ से। रेड आर्मी का मतलब यूएसएसआर की आर्मी को। तो यूएसएसआर की आर्मी तो निकल गई, पर इस मुजाहिदीनों ने वहाँ पर पकड़ बना ली और यही फिर तालिबान बन के आ गया था। इंडिया ने डैम, इलेक्ट्रिसिटी, रोड प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। और अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में भी इंडिया ने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की है कि अफगान लेड ही वहाँ पर सोल्यूशन निकले। इंडिया अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ 2011 में, जिसमें इंडिया ने अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन को रीबिल्ड करने का काम किया, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में असिस्टेंस प्रोवाइड की, कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत सारे सेगमेंट्स में, एनकरेज किया अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया इंडियन मार्केट के लिए और बायलैटरल ट्रेड भी लगभग $1 बिलियन का हो चुका था। अब इसमें देखो प्रोजेक्ट कौन कौन से थे वो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने एस जयशंकर जी ने नवंबर 2020 में ये कहा था कि अफगानिस्तान में एक भी ऐसा पार्ट नहीं है जहां पर इंडिया का कोई रोल नहीं है,
कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हो। 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट इंडिया कंटिन्यू कर रहा है और 34 प्रोविंसेस, सारी की सारी प्रोविंसेस के अंदर, ठीक है। सलमा डैम की बात करें तो इसमें देखो इंडिया अफ़गान, ये अफ़गान इंडिया रिलेशनशिप के लिए एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, जो कि 42 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी है इसमें साथ में, ठीक है। 2016 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। अफ़गान इंडिया बायलेट फ्रेंडशिप डैम भी बोला जाता है इसको। इसमें हमारे बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स को अभी तक मार भी, हमारे तो क्या, वहाँ पर अफ़गानिस्तान की जो सिक्योरिटी पर्सनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे इस पर्टिकुलर डैम को इस टाइम पे, उनको तालिबान ने मार दिया। ये भी तालिबान के अंडर में है। जरांज डेलाराम हाईवे हमने अभी मैप देखा तो लगभग आप देखोगे इसके अंदर 150 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। जिसमें आप देखोगे वहाँ पर काशरूड रिवर, जो काशरूड रिवर टू डेलाराम तक, और जरांज, फिर ये हमने देख ही लिया नेटवर्क पूरा का पूरा मैप में, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। ईरान में चाबार पोर्ट बनाया जिससे कि बायलैटरल रिलेशंस को हम और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकें, ट्रांसपोर्टेशन को ईजीली इंश्योर कर सकें, ठीक है। उसमें भी हमने हमारा इन्वेस्टमेंट है। अब वहाँ पर भी लगातार आप देख सकते हो कि तालिबान अपनी पकड़ बनाया जा रहा है, ठीक है। पार्लियामेंट की बात करो, 90 मिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट के बाद में इंडिया ने जो इन्वेस्ट किया उसके बेसिस पे वहाँ की पार्लियामेंट बनती है और उसको इनॉग्रेट किया जाता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद जाते हैं 2015 में, ठीक है। और वहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं उनको, उन्होंने कोट भी किया था रूमी को कि यारी है ईमान मेरा, यार मेरी ज़िंदगी। ये जंजीर मूवी का गाना है, ठीक है, जिसमें शेर खान का रोल कर रहे थे प्राण, जो कि एक पठान थे, ठीक है। तो ऐसे में आप देखो कि किस तरीके से रिलेशन है। आप ये देखो खुदा गवाह मूवी, उसमें भी किस तरीके से रिलेशनशिप, जो पठान्स हैं अफ़गानिस्तान वाले रीजन के, उन लोगों के रिलेशन किस तरीके से अच्छे रहे। आप देखो इसमें जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे देखो, खान, जो आप कहते हो ना कि हाँ, एक सेकंड रुकिए आप, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ़ार खान, ठीक है, उन्होंने किस तरीके से अपनी एंगेजमेंट कंटिन्यू रखी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP, ये तो इंडिया के साथ में इंटीग्रेट होना चाह रहे थे, और आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, मॉडर्न हिस्ट्री, ये बिल्कुल अलग नहीं होना चाह रहे थे, पाकिस्तान की तरफ नहीं जाना चाह रहे थे। पर वही चीज़ है, जोग्राफिकली पाकिस्तान के फेवर में था तो इस चक्कर में वो उधर चले गए। इसी तरीके से और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो स्टोर पैलेस, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया। दूसरे, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया ने। इसके अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट किया है। वहाँ पर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल चलता है चाइल्ड, बच्चों के लिए, 1985 में शुरू हुआ था। फिर इंडियन मेडिकल मिशन गए हैं बहुत सारे, और अभी आप देखो कोविड-19 के टाइम पे बहुत हेल्प प्रोवाइड की है इंडिया ने, ठीक है। तो ये चीज़ें कंटिन्यू है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात करें तो इंडिया ने अफगानिस्तान को 400 बसेस, 200 मिनी बसेस, ये बहुत सारे काम किए हैं। अदर प्रोजेक्ट्स की बात करो, स्कूल है, सोलर पैनल इंस्टॉल करने हैं दूर दराज के गाँव में, वो किए हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग इंक्रीज़ की है। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स की बात करें अभी तो आप देखो यहाँ पर शातूत डैम है काबुल डिस्ट्रिक्ट में, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे और अफगानिस्तान के बीच में एग्रीमेंट फाइनल हो गया था, ठीक है। तो लगभग 100 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करना, जिसमें $80 मिलियन का काम होना था, ठीक है। $2 मिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे था, सॉरी 2 मिलियन रेजिडेंट लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये शातूत डैम, ये भी काबुल डिस्ट्रिक्ट में कंस्ट्रक्शन के लिए चल रहा था। $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आगा खा हेरिटेज प्रोजेक्ट है, उस पर भी काम चल रहा है। तो ऐसे में आप देखो कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर इंडिया लगातार अपनी एंगेजमेंट बनाए रख रहा है। पर वही चीज़, अब जहाँ वहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी तो इंडिया की एंगेजमेंट के लिए बड़ी मुश्किलें हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ये तीनों के मुद्दे में इंडिया और अफगानिस्तान ने जब भी ट्रेड मतलब बढ़ाने की कोशिश की, पाकिस्तान ने अड़ंगे लगाए। तो उसके लिए क्या किया, चाबार पोर्ट हमने डेवलप कर दिया जिससे कि हम बाईपास कर सके पाकिस्तान को। तो अफगानिस्तान से तो देखो हमारे यहाँ पर फ्रेश ड्राइड फ्रूट आते थे, ड्राई फ्रूट्स जो थे वो आते थे, ठीक है, और हमारे यहाँ से ज़्यादातर चीज़ें अफगानिस्तान को जाया करती थी। तो अफगानिस्तान से आने वाली चीज़ों को तो प्रॉब्लम में नहीं डालता था पाकिस्तान, पर इंडिया से जो पाकिस्तान में जाती थी उन चीज़ों को लिए अलाउ नहीं करता था। तो ऐसे में चाबार पोर्ट क्रिएट किया। और बायलेटरल ट्रेड की अगर बात करें तो $1.3 बिलियन तक क्रॉस कर चुका था 2019-20 में, जिसमें इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था लगभग $900 मिलियन का, और जबकि अफगानिस्तान से हम कितना इंपोर्ट करते थे, $500 मिलियन का जो भी ट्रेड था वो। तो ऐसे में बात यही है कि सारी तरफ आप देखो, दो एयर कॉरिडोर्स अभी भी ऑपरेट हो रहे हैं, काबुल दिल्ली के बीच में और हेरात दिल्ली के बीच में,
वो भी चल रहा है। चाबार का आपको पता है 2017 से शुरू हो गया था और कोविड के टाइम पे ग्रेन भी भेजा गया था वहाँ पर, ठीक है। तो वो वाली बात है, अब सिचुएशन बदल रही है तो इन्वेस्टमेंट का जानना जरूरी था, बाकी चीज़ें हमने देख ली थी। फिर आर्टिकल है देखो, यूवीसी टेक्नोलॉजी बेस्ड अगर पार्लियामेंट में इंस्टॉलेशन कर दिया जाता है तो वो कोरोना वायरस को मार देगा। ये बात कही गई थी स्टेट फोर्स यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, अभी कल परसों की न्यूज़ थी। उन्होंने ये कहा कि अल्ट्रावायलेट सी रेज के बेसिस पे अगर डक्टिंग लगा दी जाएगी तो वो ये कोरोना वायरस को मार देंगी, ठीक है। तो इसमें ये डेवलपमेंट जो किया गया है ना इसका यूवीसी बेस्ड इस टेक्नोलॉजी का, जो मिटिगेट करेगी इस एयरबोर्न ट्रांसमिशन ऑफ सार्स कोव 2 का, इसको डेवलप किया है CSIO, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये डेवलप किया है। तो एक तो यहाँ पर ये फैक्ट इंपॉर्टेंट आ गया। फिर बात करते हैं यूवीसी क्या होता है। देखो ये रेडिएशंस है, अल्ट्रावायलेट रेज हमें पता है सन से भी आती है, तो ऐसे में इनकी 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्मली अगर अल्ट्रावायलेट रेज की अगर रेडिएशन की बात करो तो इनकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 100 से 400 नैनोमीटर। अगर कोई भी वेव अगर आप देखोगे तो इस तरीके से प्रोपोगेट करती है। तो दो हाईएस्ट पीक जो आ रही हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो वेवलेंथ अगर देखो तो इसकी अल्ट्रावायलेट रेज की कितनी होती है 100 to 400 नैनोमीटर, लिख लो, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टेटमेंट में डाल देते हैं, ज़्यादा भी नहीं करते तो घुमाने के लिए, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेंज कितनी होती है वेवलेंथ 100 to 400। अब इसमें अगर हम हमारी विजिबल लाइट जो हम लाइट देख पाते हैं उसकी बात करें तो वो कितनी वेवलेंथ होती है 380 to 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब हो गया 10⁹ मीटर। मतलब आप 1 मीटर को 10 की घात 9 से डिवाइड अगर करोगे, 10⁹ से डिवाइड कर दोगे तो उतनी मीटर, तो नैनो मतलब 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ मीटर इज 1 नैनोमीटर, राइट। तो ऐसे में अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उनको भी हम 3 बैंड्स में डिवाइड कर सकते हैं, A, B एंड C। C की रेंज होती है 100 से 280 नैनोमीटर की, B की रेंज होती है 280 से 315 नैनोमीटर की, और A की रेंज होती है 315 से 400 नैनोमीटर की। लिख लो, ये डेटा बड़ा काम का है। तो ऐसे में अल्ट्रावायलेट रेज A और B की अगर बात करें तो ये सन से ट्रांसमिट होती है और एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रांसमिट होकर के और हमारी बॉडी तक पहुंच पाती है। और अल्ट्रावायलेट रेज C जो है वो ओजोन फिल्टर कर देती है, तो वो तो बाहर की बाहर रह जाती है। अब बी जो है वो तो देखो हमारी स्किन की आउटर लेयर तक ही पहुंच पाती है, जिसकी वजह से सनबर्न या फिर स्किन कैंसर हो सकता है। दूसरी अल्ट्रावायलेट ए रेज की बात करें तो वो हमारी स्किन के मिडिल लेयर तक पेनिट्रेट कर सकती है, वहां पर हमारी सेल्स जो है बॉडी सेल्स है उनकी एजिंग बूढ़ी कर सकती है उनको, या फिर आप कह सकते हो कि सेल्स के डीएनए को भी डैमेज कर सकती है जिससे म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे में आपको एक चीज तो क्लियर होगी कि अल्ट्रावायलेट रेज सी की अगर बात करें यूवीसी की तो वो कोरोना को मारे। तो ऐसे में अगर वहां पर पार्लियामेंट में लोग प्रेजेंट हो गए तो उनके लिए भी हार्मफुल हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे में वैसे तो अल्ट्रावायलेट सी यूवीसी का यूज किया जाता है किसके लिए, डिसइंफेक्शन करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए हॉस्पिटल्स को, लेबोरेटरीज को या वाटर ट्रीटमेंट। पर किया कब जाता है, जब वहां पर कोई नहीं हो, एम्प्टी रूम्स हो उस टाइम पे, क्योंकि प्रेजेंट होंगे तो आपको पता ही है कि जब बी और ए है वही कैंसर कॉजिंग है तो सी तो और भी ज्यादा घातक हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में हिरोशिमा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने कंडक्ट किया कि वाकई में SARS-CoV-2 को खत्म करने में सक्सेसफुल है यूवीसी। पर पॉइंट क्या जाता है कि आप वहां पर कोई भी ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट ना हो, क्योंकि अगर वहां पर वायरस और बैक्टीरियाज को अगर आप मार रहे हो तो ऐसे में फिर ह्यूमन बीइंग सेल्स हैं वो तो और भी ज़्यादा वल्नरेबल है इसके लिए। तो यूवीसी रेडिएशन उन्होंने किया 0.1 मिलीवॉट पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 30 सेकंड के लिए, और उसमें उन्होंने रिजल्ट भी गेन किया। तो सेम चीज़ बोला हम यहाँ पर पार्लियामेंट में भी अप्लाई करेंगे। कैसे कि बोले जो डक्टिंग है, ऑलरेडी जो डक्टिंग लगी हुई है उसी के अंदर हम सप्लाई कर देंगे, ठीक है, और फिर वो आसपास में जो भी एयर होगी उसकी प्योरिफिकेशन में काम कर देगा अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ करके। तो वायरस को भी मारने में सक्सेसफुल है ये बताया जा रहा है, 99.7% एफिशिएंसी आ रही है, आप ये देखो। तो ये चीज़ें सारी की सारी। अब देख लेते हैं स्पोर्ट्स पेज पे कुछ हो काम की चीज़। तो कोविड इन्फेक्शन आपको पता ही है, इंडियन टीम में कोविड इन्फेक्शन देखने को मिला है। तो बोला वैसे तो चिंता की बात नहीं है, बीसीसीआई ने ये कहा है, ठीक है। इसके अलावा और तो यार मुझे कोई इतनी, हाँ जो आप देख सकते हो थॉमस बाक, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कॉरपोरेशन OIC के प्रेसिडेंट है थॉमस बाक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये लिख ही लो, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कॉरपोरेशन नहीं कमेटी, उसके प्रेसिडेंट है थॉमस बाक।
उन्होंने ये कहा है कि जापान में अगर इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम बिल्कुल बबल्स में रह करके फिर बाद में गेम्स कंडक्ट कराएंगे, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस रखेंगे उसमें। तो थॉमस बाक कौन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट बन गया। इसके अलावा आप देख सकते हो इधर मॉडर्न डेज में आर्चरी जो है वो किस तरीके से रॉबिन हुड के मिथ को फॉलो करती है। रॉबिन हुड क्या होता है, पैसे वालों को लूटो, गरीबों का कल्याण करो, ठीक है, मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट था ये एक तरीके से। खैर आर्चरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है ये, आर्चरी मतलब तीरंदाजी, ठीक है। हॉकी स्टार फील्ड और बाकी मुझे वन टाइम ढाबा कुक विल नहीं, कोई काम का नहीं, और बस इतना ही था आज के इस डिस्कशन में। ओके, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा ग्लिचेस ज़्यादा आ रही हो, मैनेज कर लो, काम की चीज़ें, नॉलेज मिले तो ठीक है, ठीक है। थैंक यू।